19 आज हम स्टार्ट करते हैं डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिंक्ड है, बट शॉर्ट सिलेबस में वो अभी शामिल नहीं है, ठीक है। और इसलिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो शॉर्ट सिलेबस है ये कवर करने के बाद ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से लिंक। तो वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अबाउट हमने पढ़ना है, चूँकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स की बेस है। क्लासिकल फिजिक्स से जब हम मॉडर्न फिजिक्स पे जंप कर गए थे, ठीक है, बेसिक रीज़न ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही थी कि जिनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। चूँकि हम क्लासिकल फिजिक्स में रेडिएशन को कॉन्टीन्यूस नेचर लेके पढ़ते थे कि जितनी भी रेडिएशन है उनके नेचर कॉन्टीन्यूस है और वो वेव्स है, ठीक है। बट ये करेक्टरिस्टिक अगर हम रेडिएशन की लेते थे वहाँ, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व जो हमारे पास आ रही थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर प्लांक्स ने इस थ्योरी को चेंज किया और रेडिएशन को एक तरह से क्वांटा लिया, ठीक है, पार्टिकल नेचर की, तो तब जाके एक्सप्लेनेशन दी। अदरवाइज कोई भी थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो वहाँ से एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स की बेसिस जो बेसिक्स थी इसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की, वहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुई। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ लें कि ये होती क्या है और ये इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है और डिफरेंट जो लॉज हैं स्पेस पे वो देख लें। अब हम कहते हैं कि जितनी भी बॉडीज हमारे पास हैं वो एनर्जी इमिट करती हैं, ऐसा ही हम मानते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। वो हमने 2-3 डिफरेंट वेज देखे हुए। कौन कौन से? रेडिएशन, कंडक्शन। हाँ, रेडिएशन कंडक्शन के थ्रू भी और कन्वेक्शन के थ्रू भी, लेकिन उनमें से एक हमने पढ़ना है रेडिएशन। और रेडिएशन में हमने क्या माना था कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यही पढ़ा था ना। अब जो रेडिएशन की बात आती है तो हम कहते हैं कि रेडिएशन एक तरह से एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वेव्स के थ्रू। और हर बॉडी किरचॉफ एक समझ लें कि ये आपकी बुक में शामिल नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह आपने किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉज भी पढ़े, यहाँ भी किरचॉफ ने ये कहा था कि जितनी भी बॉडीज हैं वो हर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट करती है। लाइक आपको सराउंडिंग में या जहां भी कोई भी बॉडी आप देखते हैं, लेट्स सपोज ये मार्कर है तो ये अभी रेडिएशन इमिट कर रहा है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है वो हमें नजर आती है, क्योंकि हमें जो नजर आएगी रेडिएशन उनकी रेंज सिर्फ 350 to 700 नैनोमीटर तक ही है। उसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाते, चाहे उससे हायर वेवलेंथ वाली हो या उससे लोअर वेवलेंथ वाली, इसलिए हमें हर बॉडी की रेडिएशन नजर नहीं आती। बट इसने कहा था कि हर बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, एवरी बॉडी इमिट रेडिएशन। और मजे की बात है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए होता कि इस टेम्परेचर पे कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी और इस पे नहीं करेगी। हर टेम्परेचर पे अदर देन एब्सोल्यूट 0 केल्विन, और एब्सोल्यूट 0 केल्विन तो किसी बॉडी का है ही नहीं है पूरी यूनिवर्स में, अभी तक एब्सोल्यूट 0 केल्विन अचीव नहीं हुआ। इट मींस जितनी भी बॉडीज हैं वो सब रेडिएशन इमिट करती हैं, सिर्फ वो बॉडी रेडिएशन इमिट नहीं करेगी जिसका टेम्परेचर कितना होगा, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, थर्मल एनर्जी होगी नहीं। तो ऐसी कोई भी बॉडी अभी तक मिली नहीं। इट मीन सब बॉडी रेडिएशन इमिट करती है। और दूसरी बात क्या है कि अगर रेडिएशन इमिट करती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एनर्जी कम होगी। रेडिएशन क्या है? एनर्जी, वो बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यही बात है ना। तो उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मार्कर रेडिएशन इस वक्त इमिट कर रहा है, बट 5 मिनट पहले मैंने इसका टेम्परेचर देखा या डिग्री ऑफ हार्डनेस देखी, जितनी थी अभी भी इतनी है।
अगर इसने रेडिएशन इमिट की तो इसको ठंड होना चाहिए, ऐसा ही है ना? फिर ये ठंडा क्यों नहीं हुआ? सर टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो ऑब्जर्व कर रही है जितनी इमिट कर रही है। और बाकी ऐसा ही है कि मार्कर जितनी एनर्जी इमिट करता है रूम से इतनी एनर्जी वापस एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर मार्कर का रूम से ज्यादा नहीं, ठीक, अगर ज्यादा है तो फिर ये इमिट करे, अगर ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये एनर्जी इमिट भी करेगा और साथ वापस एब्जॉर्ब भी कर लेगा। इट मींस हर बॉडी रेडिएशन को इमिट भी करती है एंड एब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस चेंज तब होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हम कर लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? सपोज करो कि ये एक बॉडी है, इसको भी हीट अप करता हूं और सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, लाइक इसका टेम्परेचर कोई है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 अगर होगा, लाइक ये मार्कर है, मार्कर का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो मार्कर फिर क्या करेगा? फिर रेडिएशन इमिट ही करेगा और इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होगी? डिक्रीज। बात समझ गए ना? यस सर। और सराउंडिंग की इंक्रीज, लाइक इसके सराउंडिंग में जो है उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस इंक्रीज होगी। ये डिपेंड करता है मीडियम, ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। और क्या किस मीडियम में से वो रेडिएशन जा रही है? कुछ मीडियम ऐसी कि उनकी डिग्री ऑफ हार्डनेस इंक्रीज नहीं होती, लाइक आप समझ लो कि सन अभी किस पे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और सन से क्या निकल रही है? रेडिएशन, रेडिएशन निकल रही है और वो रेडिएशन हमारी अर्थ पे आ रही है, ऐसा ही है ना? लेकिन जब हमारी अर्थ पे आके ये टकराती हैं तो तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हीट मिली, ऐसा ही है। बट क्या ये रेडिएशन अर्थ से पहले ये जो ऊपर एटमॉस्फेयर है या स्पेस है उसको भी हीट अप कर रही है? हाँ, हीट अप कर रही है? नो, आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं। इसके आपको एक और एग्जांपल देखो, इसका मतलब है कि ये जब स्पेस में से पास होती है तो वहां कोई गर्मी नहीं होती, बात समझ में? और अगर एक और इसके एग्जांपल लें, सिंपल, आपके घर में गैस जल रहा है या आपने लकड़ी जलाई हुई है तो हीट रेडिएशन निकल रही, हीट है वहां, आप इतनी दूर हाथ रखते हो, आपका हाथ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता और आपका हाथ क्या हो जाता है? हीट अप, डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ गई। लेकिन हाथ के साथ या ये एयर है, उस एयर को आप चेक करो, उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं बढ़ी हुई। आपके हाथ की डिग्री ऑफ हार्डनेस, लाइक दिया यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो, आपका हाथ यहाँ गर्म हो जाए, बट हाथ और दिए के दरमियान में जो एयर पार्टिकल है उनको आप टच करो तो वो गर्म हुए होंगे? यूं टच करो, हो ये बहुत गर्म है, ऐसा होता है? नो, नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल है उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट वो एनर्जी यहाँ दिए से डायरेक्ट आपके हाथ में ट्रांसफर हुई है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और आपके हाथ में वो एनर्जी एब्जॉर्ब, तो तब आपकी डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ी। लेकिन उन पार्टिकल ने जो बीच में आ रही मीडियम, उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, ऐसा ही होता है, ये डिपेंड करता है मीडियम। लेकिन कुछ सपोज करो कि आप एक आयरन गर्म कर रहे हैं, आयरन के एक एंड आप गर्म कर रहे हैं, वहां उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ती है और वो रेडिएशन निकलती है, बट वो रेडिएशन साथ उस आयरन में से विद दी जो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हैं उनकी कोलिजन की वजह से दूसरी साइड पे भी आती है, आप अपनी दूसरी साइड से वो आयरन पकड़ो, ठीक है? तो जो ही आपका हाथ गर्म होगा तो वो आयरन भी गर्म होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि आयरन में से जब वो हीट ट्रांसफर हो रही है तो आयरन भी हीट को एब्जॉर्ब करे और वो भी गर्म हो रहा है, और जब आपका हाथ गर्म होगा तो वो भी गर्म हुआ होगा। ऐसा नहीं आयरन ठंड होगा और आपका हाथ गर्म हो जाए, ऐसा होता है? नो। बट हवा में ऐसा होता है कि दिया आपने यहाँ रखा, हवा यहाँ गर्म नहीं हुई होगी, बट आपका हाथ यहाँ इतनी दूर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, ये होगी एक तरह से कि रेडिएशन पड़ी और एब्जॉर्ब हो, बट हमने कहा कि रेडिएशन अमिट भी होंगी और एब्जॉर्ब। अमिट किसने की? एक बॉडी। एब्जॉर्ब किसने की? आगे कोई भी दूसरी बॉडी है उसने एब्जॉर्ब कर। बात समझ रही?
लाइट सूरज ने एमिट की, रेडिएशन यहाँ पे पहुंची, अर्थ पे जितनी भी पार्टिकल्स थे उन सब ने उनको एब्जॉर्ब किया, लेकिन वो भी एमिट कर रहे रेडिएशन। बात समझ रहे? अब कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, सपोज करें कुछ मीडियम, मैं कहता हूँ कि रेडिएशन सन से आई और आगे मैंने मिरर रखा हुआ है, मिरर ने रेडिएशन को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। या आगे मैंने कोई ऐसा मीडियम रखा हुआ पानी, उसमें से पास होगी, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ एब्जॉर्ब की कुछ पास कर दी। तो इसका मतलब है पॉसिबल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वेज कि जब किसी भी मीडियम पे रेडिएशन फॉल होंगी तो क्या क्या हो सकता है, ये रेडिएशन आके इस मीडियम पे फॉल हुई तो इसने लेट्स सपोज इसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ जाएगी, एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। या दूसरा पॉसिबल वे ये हो सकता है कि ये रेडिएशन आके इस पे पड़ी तो इसने इसको वापस यहां से कर दिया, रिफ्लेक्ट। क्लियर? या फिर कोई वेव आके इस पे यहां पड़ी और रास्ता चेंज हुआ और इसने वापस इसको क्या कर दिया, ट्रांसमिट। क्लियर हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेव्स आपके पास आई 3 और उनमें से कुछ 33% एब्जॉर्ब, 33% रिफ्लेक्ट, 33% ट्रांसमिट। लेकिन अगर इन सब का हम सम करें तो क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, इट मींस रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 मीन 100%। कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई वेव्स बनेगी तो उस बॉडी की रिफ्लेक्ट वो जितनी करेगी, जितनी वो एब्जॉर्ब करेगी या जितनी ट्रांसमिट करेगी, उन सब वेव्स को अगर आप काउंट करोगे तो आएगी टोटल वेव्स जो उस पे फॉल हुई, टोटल रेडिएशन जो उस पे फॉल हुई, मीन इन सब का सम क्या होगा, 100%। क्लियर है? लेकिन अगर हम वाल लें, इफ मीडियम क्या लें, वाल इज टेकन इनटू अकाउंट, क्या वाल किसी रेडिएशन को ट्रांसमिट करती है? नो, वो तो ट्रांसमिट नहीं करेगी। तो फिर उसके लिए क्या होगा, ट्रांसमिशन वाला क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस 0। तो फिर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्लेक्शन, इसका सम हो जाएगा 1। क्लियर है? यस। अब इसी तरह कोई अगर ऐसा मीडियम है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ रेडिएशन उसमें पड़ी, उसने एब्जॉर्ब की और कुछ को पास होने दिया, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्शन फॉर एनी मीडियम इज 0, कब वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसने ये वाला काम नहीं है, उसने उस पे पड़ी, उसने इन दो को एब्जॉर्ब कर लिया और इसको ट्रांसमिट कर दिया, देन एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ रहे? यस। लेकिन कुछ ऐसा मीडियम भी तो हो सकते हैं ना यूनिवर्स में कि सारी की सारी रेडिएशन पड़ी, उसने सारी रेडिएशन को पकड़ लिया, ना तो वापस भेजा ना तो ट्रांसमिट किया, तो क्या होगा उसके, एब्जॉर्प्शन। ऐसी मीडियम के लिए मीन को उसने सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी इज इक्वल टू 1। लेकिन ऐसी मीडियम के अंदर फिर दूसरी खुसूसियत भी होती है कि उसकी एमिटेंस भी 1 होती है, लेकिन इनको हम देखेंगे ये क्या। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई कि कोई भी मीडियम ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं, यूनिवर्स में जितनी भी मीडियम है कोई भी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं, बट यूनिवर्स में सिर्फ ये लास्ट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी कि ऐसे मीडियम जिन पे सारी रेडिएशन पड़ती है और वो सब की सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। क्लियर हो गया? लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगेन इस पे आ जाए, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक होती है थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन कौन सी होगी, थर्मल जो हीट की वजह से जो रेडिएशन इमिट होती है उनको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन। लाइक आप मतलब किसी चीज को गर्म करते हैं, आयरन है गर्म किया तो कुछ देर बाद वो रेड हो जाएगा, कुछ देर बाद और गर्म करें तो उसके कलर चेंज होते होते, ठीक है, पहले पेल रेड होगा, हल्का सा रेड, फिर ज्यादा रेडिश होगा लाइक चेरी रेड, और टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, तो ऑरेंज, येलो और वाइट,
ठीक है, उसकी रेडिएशन की एनर्जी जो जो आप बढ़ाएंगे उसके कलर चेंज होते रहेंगे। और ऐसे एग्जांपल आपकी बुक में दी हो, वहां से देख लेना। बट वो रेडिएशन जो वो एमिट कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्यों? हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ साथ जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो हायर से हायर एनर्जी लेकर एमिट हो रही है, मीन को उनकी एनर्जी भी ज्यादा है। पहले कम टेम्परेचर था, जो रेडिएशन निकल रही थी उनकी एनर्जी भी कम थी। यस। अब हमने टेम्परेचर ज्यादा किया, जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी। वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो हम विजिबल रीजन में किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? विजिबल रीजन में सबसे लॉन्ग वेवलेंथ वाली कौन सी होती है? रेड। और सबसे शॉर्ट वाली वाइट। तो हम शिफ्ट किधर होंगे? राइट टू लेफ्ट, जो जो एनर्जी बढ़ाएंगे। जब एनर्जी कम होगी तो हमें कौन सी रेडिएशन नजर आएगी? रेड वाली। एनर्जी और ज्यादा करेंगे ऑरेंज, फिर येलो, फिर आगे हम जाते जाएंगे और ज्यादा करते जाएंगे तो वायलेट। ठीक है, अगर और ज्यादा एनर्जी हम बहुत ज्यादा कर लें फिर कैसी नजर आएंगी? फिर सारी रेडिएशन बल्ब की फॉर्म में निकली और सब रेडिएशन जब मिलती तो कौन सा कलर बनता है? वाइट। वाइट। तो फाइनली हमें कौन सा कलर नजर आएगा किसी भी बॉडी का? वाइट। इट मींस किसी बॉडी का अपना कोई कलर नहीं होता। जो बॉडी ये हमें कलरफुल नजर आ रही है ना, जिनका अपना कोई कलर नहीं, फिर ये हमें क्यों नजर आती है? देखो एक ही बॉडी हमें एट द सेम टाइम रेड भी नजर आई, और टेम्परेचर गर्म किया ऑरेंज बन गई, और टेम्परेचर बढ़ाया येलो बन गई, करते करते व्हाइट पे पहुंच गई। बॉडी एक ही है, क्या फिर उसका परमानेंट कोई कलर है? नो। फिर हमें कलर क्यों नजर आती है? जिस बात कलर हमें इसलिए नजर आते हैं कि वहां से रेडिएशन कौन सी आ रही है। सपोज करो कि अभी आपको किसी बॉडी का कलर नजर आ रहा है रेड, इसका मतलब है उस बॉडी पे जो रेडिएशन पड़ी उसने बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया, रेड रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब नहीं। वो रेडिएशन रेड आग हमारी आंखों में जो टकराती तो हमें वो बॉडी नजर आती है रेड। रात के टाइम सारी बॉडीज हमें ब्लैक नजर आती है, ऐसा ही होता है ना। व्हाइट भी ब्लैक नजर आती है, ब्लैक तो पक्की ब्लैक होती है, और रेड भी ब्लैक नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? और सारी एब्जॉर्ब कर ब्लैक, क्योंकि रात को कोई रेडिएशन ही नहीं होती जो वापस हमारी आंखों में आई विजिबल, ताकि हमें पता चले ये कौन सी है कौन सी नहीं। तो इसलिए हमें सब ब्लैकिश नजर आते हैं। इट मींस ब्लैक इज नो कलर, ब्लैक कोई कलर नहीं है। ब्लैक क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स। ब्लैक क्या है? एब्सेंस ऑफ, मीन ब्लैक बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी में उसका ये मतलब नहीं होता वो कलर है खास ब्लैक, उसका ये मतलब है कि कोई कलर ही नहीं। तमाम रेडिएशन जो विजिबल उनमें से कोई भी अगर वापस आती तो वो हमें ब्लैक नजर ना आती, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रही तो वो हमें ब्लैक नजर आ रही। इट मींस सब कलर वहां, सब कलर वाली रेज वहां एब्जॉर्ब, एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स जब होते तब हमें बॉडी क्या नजर आती है? ब्लैक। अब थर्मल रेडिएशन फिर क्या हुई? कि जब बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, रेडिएशन emitted by body at temperature greater than its surrounding, कि ऐसी तमाम रेडिएशन जो कोई बॉडी एमिट कर रही हो जब उसका टेम्परेचर हम उसके सराउंडिंग से ज्यादा करें तो वो रेडिएशन उससे निकलने वाली क्या कहलाएगी? थर्मल रेडिएशन। वो हीट रेडिएशन भी, क्या हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो जो रेडिएशन आती है हमें तो हीट लगती है ना, बट इन द फॉर्म ऑफ वो वेव्स एनर्जी आ रही है हमारी तरफ, इसलिए हम उस रेडिएशन को क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। आगे जिस बॉडी के ऊपर वो पड़ती है तो वो बॉडी क्या कर सकती है? उनको एब्जॉर्ब भी कर सकती है, लाइक एब्जॉर्प्टिक्स ए। अब बॉडी एब्जॉर्ब, हर बॉडी सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी या किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, तो ये भी आगे फिर बॉडी पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? तो सपोज करो विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक वेवलेंथ लैम्डा, हम कहते हैं कि कोई रेडिएशन उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, वो आगे किसी बॉडी पे पड़ी, टोटल 100 पड़ी, तो उसने एब्जॉर्ब फिर कितनी की होगी? उसमें से कोई 30 कर दी, तो कितने परसेंट उसने या कितना फ्रैक्शन ऑफ जो
वेव थी वो उसने एब्जॉर्ब की, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बटेंस। उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बटेंस। और एब्जॉर्बटेंस फिर किसके इक्वल होगा? एब्जॉर्बटेंस किसके इक्वल होगा? कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की बॉडी ने डिवाइडेड बाय कितनी एमिट टोटल रेडिएशन फॉल के टोटल रेडिएशन जो हम बॉडी पे फाल कर रहे हैं उनमें से कितनी रेडिएशन बॉडी ने एब्जॉर्ब की, ये क्या कहलाता है? एब्जॉर्बटेंस। क्लियर है? इसी तरह एमिटेंस क्या हो जाएगा? एमिटेंस विद रिस्पेक्ट टू एनी वेवलेंथ लैम्डा। एमिटेंस क्या होगा फिर? कितनी एमिट की और कितनी टोटल फॉल कि कितनी रेडिएशन उसने एमिट की। ठीक है, टोटल रेडिएशन सपोज करो कि हम किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, बहुत सारी रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम हीट अप कर रहे हैं और डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसके ऊपर फॉल की, तो उसने आगे एमिट कितनी की? बात समझ रहे हैं ना? सपोज करो आपके पास आयरन है, आयरन को आपने हीट अप किया, लाइक नंबर ऑफ वेवलेंथ वाली रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की, तो इसने भी आगे कुछ गर्म होने की वजह से कुछ रेडिएशन एमिट करनी, तो हमने इसको कितनी दी और इसने कितनी एमिट की, उसकी रेशो क्या कहलाती है? एमिटेंस। किसकी? एमिटेंस पार कितनी, तो एमिटेंस क्या होगी? कि टोटल रेडिएशन एमिट डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन फॉल ऑन द बॉडी, ये इसकी क्या हो जाएगी? एमिटेंस। इसी तरह ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी? कितनी फॉल ट्रांसमिटेंस टी, ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी? कितनी ट्रांसमिट की कितनी फॉल कि कितनी रेडिएशन हम किसी भी बॉडी में फाल करते हैं और उसने उसमें से कितनी को आगे गुजरनी, कितनी। सपोज करो कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इस पे मैं ये 3 रेडिएशन फाल करता हूं और ये आगे कितनी को ट्रांसमिट कर रही है? 1, तो इसकी ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगी? 1/3। बात समझ गए कि रेडिएशन ट्रांसमिटेड टू दी टोटल रेडिएशन फॉल ऑन इट, ये क्या हो गया? ट्रांसमिटेंस। अब बॉडी की सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, कोई भी बॉडी, ठीक है, लेकिन जो हम ब्लैक बॉडी अभी पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है तो उसकी एब्जॉर्बटेंस और एमिटेंस 100% होती है, ट्रांसमिटेंस नहीं होती। बात समझ रहे? और रिफ्लेक्टेंस भी नहीं होती, ना तो वो बॉडीज को रेस को रिफ्लेक्ट करती है और ना ही ट्रांसमिट करती है। वो क्या करती है? या तो एब्जॉर्ब करती है या तो एमिट करती है, और एब्जॉर्बटेंस भी उसकी क्या होती है? 100% 1, और एमिटेंस भी क्या होती है? 1। लाइक इसका क्या मतलब है? ब्लैक बॉडी पे कौन सी होगी? क्या सपोज करो मैं मानता हूं कि ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मीन लाजमी नहीं कि बॉडी हैवन का ब्लैक कलर, ऐसा लाजमी नहीं है, उसको कोई भी कलर हो सकते हैं, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जिसको हम ब्लैक कहेंगे? कि इफ वी फॉल रेडिएशन ऑन दिस बॉडी, अगर हम इस पे ये रेडिएशन फॉल करें एंड इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ये क्या कर दे? सारी रेडिएशन को फॉल कर एब्जॉर्ब कर, तो तब इसका एब्जॉर्बटेंस कोएफिशिएंट क्या होगा? रेडिएशन फॉल टू द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब टू द टोटल रेडिएशन फॉल ऑन इट। अब देखो हमने कितनी रेडिएशन फॉल की? 3, इसकी एब्जॉर्ब कितनी की? 3, तो एब्जॉर्बटेंस क्या होगी? 1। ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। कैसी बॉडी जिस पे जितनी रेडिएशन फॉल करे सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वो क्या कहलाएगी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एमिटेंस इसकी एमिटेंस होगी कि रेडिएशन फॉल टू द रेडिएशन एमिट टू द टोटल रेडिएशन फॉल ऑन इट। अब कितनी रेडिएशन ये एमिट करेगी? तमाम वेवलेंथ्स की,
कि अगर हमने 3 5 की, इसने 3 एमिट की, तो आंसर 1। लेट्स सपोज मैं ये बताऊं आपको कि ये मेरे पास ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर कोई हमने 3 रेडिएशन फायर की, जब इसको हम हीट अप करते तो ये इतनी 3 वापस सबमिट कर दी। क्लियर? हमने 3 रेडिएशन फायर, 3 रेडिएशन का मतलब है कि हमने इसको हीट अप किया, तो इसने वही 3 एमिट कर। बात समझ गए ना कि जितना हम इसको थर्मल एनर्जी देंगे उसी वजह से ये आगे रेडिएशन तमाम वेवलेंथ की एमिट करेगी। अब एक बात ये भी है, हर बॉडी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करती है, बट ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो ऑल वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करती है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब है इसकी एब्जॉर्प्टिस और एमिटिस 1 होती है हमेशा 100%। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब मुझे ब्लैक बॉडी की कोई एग्जांपल दो। ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन को एमिट करे, तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करे, ऐसी बॉडी कौन सी हो सकती है? हाँ, कोई आपके माइंड में है? कार्बन एमिट करे, कार्बन सन इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी कि तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ये एमिट कर रही है। अब्जॉर्ब कहां से करते हैं? अब सन एमिट करे ना, तो एमिटिस इसके 100%। अब एब्जॉर्प्शन की बेस पे अगर हम देखें तो तमाम ये जो हमें ब्लैक कलर नजर आते हैं ये ऑलमोस्ट क्या है? ब्लैक बॉडी से। बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। हमारे बाल, लेकिन देखो कभी कभी बाल 100% ब्लैक नजर नहीं आते, प्योर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बीच में कलर नजर आए, इसमें इट मीन समहाउ कि वो वापस रिफ्लेक्ट भी करे, तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी ना हो। फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो 100% एब्जॉर्ब करे। तो ऐसी बॉडी कौन सी हो सकती है परफेक्ट? मतलब ऐसी अभी तक एक बॉडी बनाई हुई है, बट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मानी जाती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के करीब करीब, वो है काजल। जो काजल है ना, काजल को ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के पास पास माना जाता है कि 100% रेडिएशन जो इस पर फाल होती है इसने एब्जॉर्ब कर। ठीक है, कार्बन ब्लैक 98% वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। क्या इसके ऊपर 98% जो रेडिएशन पड़ती है ये सारी की सारी क्या कर देते हैं? एब्जॉर्ब। बात समझ गए? जी सर। इसी तरह ये जितनी भी कलर हमें नजर आते हैं ब्लैक, ये ब्लैक कलर नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि इनके ऊपर जितनी रेडिएशन पड़ी इन्होंने सारी एब्जॉर्ब कर लेनी है, वापस कोई कलर देखते ही नहीं कि हमें इनका कलर नजर आए। इसलिए हम ऐसी तमाम बॉडीज को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। क्लियर है? और एक ब्लैक बॉडी जो बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है कि आप किसी भी बॉडी को ब्लैक बना सकते। कैसे? क्या उसको कार्बन से उसकी सरफेस ब्लैकेट कर दे, सिंपल। लेट्स सपोज कि जो ब्लैक बॉडी बनाई गई है वो कुछ यूं बनाई गई है इन द फॉर्म ऑफ केविटी, कि रेडिएशन के एंटर या वापस बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता रखा हुआ है ताकि रेडिएशन वापस ना आ सके। 100% ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनानी, और इसके अंदर ये केविटी बनाई है, केविटी में खाली जगह, और इसकी सरफेस को कार्बन से क्या कर दिया है? ब्लैक। कार्बन से क्या कर दिया? ब्लैक। अब ये बन गई परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्यों? यहां थोड़ा सा इसको इस तरह रखा हुआ है कोन टाइप, ऐसा क्यों रखा हुआ ये नहीं मैं बता। अब इस एक्सपोज करो रेडिएशन यहां कोई पड़ती है, यहां कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, कुछ यहां एब्जॉर्ब हुआ, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ऑल रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई जो इस पर पड़ी। अब कोई और रे पड़ती है तो यहां वापस यहां, यहां और यहां, टोटली एब्जॉर्ब। लेकिन ये कौन टाइप क्यों रखा हुआ है कि अगर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइट इस पर पड़ती है तो अगर ये परपेंडिकुलर इस पर पड़ेगी तो वापस बैठ जाएगी ना, तो बाहर चली जाएगी, तो परफेक्ट ना होगी ना। इसलिए इस जो हमारे पास ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसके सामने ये कौन टाइप शेप बनाई गई है ताकि इस पर पड़ के वापस ना जाए बल्कि यूं चली जाए, फिर वापस रिफ्लेक्शन के बाद, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी।
ये जो इसकी स्मॉल ओपनिंग है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये है कि इसमें से जितनी रेडिएशन अंदर गई वापस कोई नहीं, सब एब्जॉर्ब। अगर हम इसको अब हीट अप करें तो ये सारी रेडिएशन, सारी वेवलेंथ की क्या करेगा, एमिट। इसकी एमिटेंस भी 1 और इसकी एब्जॉर्बेंस भी 1 है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हैं, ठीक है। और ब्लैक बॉडी की कर्व और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक होल वो चीज है